प्यारे दोस्त और छात्रगण, आइए हम देखते हैं सीटेट सेंट्रल टीचर एबिलिटी टेस्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर भाग 4 में देखते हैं इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक कंटेंट किन किन कंटेंटों में क्वेश्चन आते हैं। आता है पर्यावरण अध्ययन, जिसमें पहला परिवार, दूसरा सामाजिक बुराइयां, तीसरा वस्त्र और आवास, चौथा कुटीर तथा लघु उद्योग हस्तकला आदि व्यवसाय, चौथा जागरूकता अभियान, उपभोक्ताओं का जागरूकता अभियान आता है। चौथा नंबर है सार्वजनिक स्थल एवं संस्थाएं, संसद आदि कार्य प्रणाली। पांचवा हमारी सभ्यता और संस्कृति, जिसमें राष्ट्र का प्रतीक, राष्ट्र का पर्व, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय रूपरेखा आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। छठवां आता है परिवहन और संचार। परिवहन यातायात के संसाधन, संचार, न्यूज़ कम्युनिकेशन, जिसमें लैंड वैन, मेस टोपोलॉजी आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। सातवां है अपने शरीर की देखभाल, अपने चारों तरफ का वातावरण आदि के विषय में अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ संतुलित भोजन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के विटामिन, खाद्य पदार्थ, पौष्टिक तत्व तथा देर से पकने वाले भोज्य पदार्थ, अल्प भोजन, अत्यधिक भोजन आदि के विषय में हम संतुलित भोजन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। शरीर के आंतरिक भाग की जानकारी में हृदय, यकृत, पित्ताशय, गुर्दा, किडनी, मस्तिष्क, जीभा, आँख आदि भिन्न भिन्न अंग हैं, जिनके हम मानव शरीर के आंतरिक भागों का वर्णन करते हैं। आठवां जीव जगत। पादप जगत, जीव जगत के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के विषयों में अध्ययन करते हैं। इसके बाद जल संरक्षण, जल संग्रह, जल से लाभ, जल संरक्षण कैसे करते हैं तथा संग्रह। 10वां पॉइंट आता है पृथ्वी और अंतरिक्ष। पृथ्वी और अंतरिक्ष में अंतर, अंतरिक्ष में कितने ग्रह हैं, पृथ्वी के कितने भाग हैं, कितने ग्रहों के साथ है, पृथ्वी कितने अंश पर झुकी है, पृथ्वी पर कितने जलवायु हैं, कितने प्रकार के आदि के विषय में अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ आंतरिक के विषय में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत के अंतरिक्ष यात्री के विषय में, विश्व के अंतरिक्ष यात्रियों के विषय में आदि हम अध्ययन करते हैं। 11वां है पर्वतारोहण, पर्वत की रूपरेखाएं। क्वेश्चन 12 में आता है, 12 भाग में आता है खेल। विभिन्न प्रकार के टेनिस, क्रिकेट, हॉकी टूर्नामेंट आदि विभिन्न भिन्न खेल होते हैं, जिनकी खेल में सदस्यों की संख्या तथा खेल का परिणाम, खेल का राष्ट्रीय चिन्ह आदि के विषय में हम पर्यावरण अध्ययन करते हैं। 13 है पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में संकल्पनाएं। प्रस्तुतिकरण के उपागम तथा क्रियाकलाप, प्रायोगिक कार्य, चर्चा आदि के विषय में, इसकी थीम आदि के विषय में अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है 16 सतत एवं समग्र मूल्यांकन।
मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन क्यों करनी चाहिए, एक छात्र का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, कितनी उम्र से कितनी उम्र के अंतर्गत अधिगम आदि के विषय में अध्ययन करते हैं। 17 नंबर है शिक्षण सामग्री और शिक्षण संस्थाएं। भारत में विदेश में विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाएं हैं। शिक्षण सामग्री में शिक्षण सामग्री के समागम है, बोलना, लिखना, मौन रहना, वाचन करना आदि के विषय में हम अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण, अधिकतम शिक्षण, व्याख्यात्मक शिक्षण, व्यंजनात्मक शिक्षण। शिक्षण में देखा जाए तो भाषाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं। 18 पॉइंट लास्ट होता है सूचना और संचार प्रणाली, जिसमें भारत में पूरे देश में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कितनी तेज़ी से इसका विकास हुआ है। सूचना में आने वाले विभिन्न सामग्री, न्यूज़पेपर है, टीवी है, मोबाइल है, रडार है तथा आदि भिन्न भिन्न ऐसे सामग्री हैं जिनके माध्यम से सूचना का आचार प्रसार होता है। अब सूचना के अंतर्गत आने वाले विभिन्न प्रकार के तथ्य भी होते हैं जो सूचना के लिए सत्यापित होते हैं। इस तरह हम अध्ययन करते हैं। आइए हम देखते हैं पर्यावरण अध्ययन के कुछ विशेष चीज़ें। जैसे में आता है फैमिली। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से फैमुअल से हुई है, जिसका अर्थ नौकर या सेवक होता है, जिसे हम फैमिली के नाम से जानते हैं। ऐसा समूह जिसमें माता पिता, बच्चे और नौकर शामिल होते हैं परिवार कहलाता है। परिवार का लघुत्तम इकाई है, एक लघुत्तम इकाई है। परिवार समाज के केंद्रीय इकाई मानी जाती है। परिवार समाज की केंद्रीय इकाई मानी जाती है। परिभाषा मैकाइवर फेस। परिवार बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण करते हुए अस्थायी यौन संबंधों पर आधारित होती है, जबकि क्लेयर ने कहा माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की अवस्था का परिवार कहते हैं। लूसी मेयर ने कहा परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और उनकी संतानें रहते हैं। मजूमदार परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक ही छत के नीचे रहते हैं। परिवार की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे नंबर 1 विवाह एवं यौन संबंध, दूसरा वंशानुगम, तीसरा दीर्घकालीन समूह संबंध, चौथा सदस्यों का उत्तरदायित्व, पांचवा भावात्मक आधार, छठा सामाजिक नियंत्रण, सातवां प्रजनन, आठवां आर्थिक। ये 8 तत्वों को से मिलकर एक परिवार की संरचना बनती है। अब इनके वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए तो संख्या के आधार पर एकल परिवार जिसमें एक परिवार होती है, संयुक्त परिवार जिसमें भिन्न भिन्न परिवार एक ही परिवार की सूत्रधारा से बनती है, तथा विस्तृत परिवार, सामूहिक परिवार कहते हैं जिसे, तो इस तरह से जाना जाता है। अब हम एकल परिवार की कुछ विशेषताओं के माध्यम से जानते हैं। केंद्रीय परिवार या नाभिकीय परिवार या एकल परिवार वह परिवार जिसमें माता पिता व अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं एकल परिवार कहलाती है। विशेषताएं: परिवार का सबसे छोटा रूप होता है, बच्चे की अंतिम निर्भय एवं निर्णय लेने की क्षमता और विकास होता है, बच्चे में एकांकीकरण की भावनाएं का विकास होता है, कम आय में भी परिवार का संचालन किया जा सकता है जिसे हम एकल परिवार के नाम से जानते हैं। एकल परिवार बनने के कारण जनसंख्या में वृद्धि होना, स्वतंत्र रहने की इच्छा होना, सामाजिक बदलाव होना, रोजगार व्यवसाय के लिए प्रयोजन, आर्थिक महत्व होता है, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव होता है, गाँव में नगरीय संख्या की ओर पलायन होना, ये एकल परिवार का कारण होता है।
संयुक्त परिवार वह परिवार जिसमें तीन से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हो संयुक्त परिवार कहलाती है। संयुक्त परिवार में परिवार का मुखिया सबसे बुजुर्ग होता है। ये के.एम. कपाड़िया ने इसे भारत की आदि परंपरा कहा है, जिसकी विशेषताएं निम्न तरह से जानी जाती है। इनकी विशेषताएं एकल परिवार संयुक्त परिवार की बड़ा आकार होता है, सामान्य आवास होता है, संपत्ति का विभाजन का बचाव होता है, तीन पीढ़ियां एक साथ, सांस्कृतिक की रक्षा होती है, राष्ट्रीय एकता सेवा भाव होता है और सामाजिक सुरक्षा भी होती है, जो संयुक्त परिवार में होता है। संपत्ति के आधार के दृष्टि से दो भागों में बांटा गया। मिताक्षरा यह परिवार विज्ञानेश्वर ने दिया, जिसमें संपत्ति पर अधिकार जन्म से ही होता है, वह पूरे भारत में पाया जाता है। दूसरा दाव भाग यह केवल बंगाल और उड़ीसा में पाया जाता है, जिसमें संपत्ति पर अधिकार मुखिया के मरने के बाद मिलता है। अधिकार के आधार पर देखा जाए तो पितृ सत्यात्मक और मातृ सत्यात्मक दो ही पहलू माने जाते हैं, जिसमें ऐसे परिवार जिसकी मुखिया पुरुष हो तथा ऐसी परिवार जिसकी मुखिया वरिष्ठ महिला हो, इन्हीं को कहते हैं। स्थान के आधार पर मातृ और पितृ स्थानीय, देय स्थानीय, पितृ स्थानीय, मातृ स्थानीय, नव स्थानीय, मातुल्य स्थानीय और वंश के आधार पर देखा जाता है तो पितृवंशी और मातृवंशी दो ही माना जाता है। जिसका वंश का नाम पिता के अनुसार चलता हो, जिसके वंश का नाम माता के अनुसार चलता हो, विवाह के आधार पर, विवाह की दृष्टि से देखा जाए तो एक विवाह परिवार, बहु विवाह परिवार, बहुपत्नियां, बहुपति विवाह, तो ये दो ग्रुप में होते हैं। समरक्त परिवार ऐसे परिवार जिसमें एक ही रक्त के संबंध रखने वाले व्यक्ति के समूह में समरस्त परिवार कहलाता है तथा अहोम आदिवासी समाज का खेल में विभाजित किया जाता है। सामाजिक कुरीतियाँ हमारे देश में फैली हुई हैं, जैसे जिसका अर्थ होता है, पहला है बाल श्रम। बाल श्रम का मतलब है कि जिसमें कार्य कराने वाला व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु सीमा से छोटा होता है। यह प्रथा को कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने शोषित करने वाली प्रथा मानी जाती है। अतीत में बाल श्रम का कई प्रकार से उपयोग किया जाता है, लेकिन सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा के साथ औद्योगिक कम करने की स्थिति में परिवर्तन था। कमजोर श्रम अधिकार और बच्चों के अधिकार की अवधारणाओं के चलते इतने जनादेश प्रवेश कर दिया जाता है कि बाल श्रम उसी कुछ देशों में आते हैं। बच्चों के अधिकार यह अनुचित और शोषित माना जाता है यदि निश्चित उम्र से कम बच्चा घर से काम या स्कूल से काम को छोड़कर कोई अन्य कार्य करता है तो किसी भी नियोक्ता को एक निश्चित आयु से कम बच्चे को किराए पर रखने की अनुमति नहीं होती। न्यूनतम आयु देश भर निर्भर करता है, जिसमें किसी प्रतिष्ठान आदि पर आधारित होता है। बच्चों के अधिकार एक अनुचित शोषित औद्योगिक क्रांति के 4 साल के क्रम में बच्चों को कई बार घातक और खतरनाक काम की स्थितियां के साथ आदान प्रदान कारखाने में कार्यरत किए जाते हैं, जिसे अंग्रेजी में श्रमिक वर्ग यूनियन पीपी। अब अमीर देशों के मजदूर के रूप में बच्चे का इस्तेमाल को समझ रहे हैं। इसी आधार पर इसे मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाता है, जिसे गैर कानूनी घोषित किया गया है, जबकि कुछ गरीब देशों ने इसे बर्दाश्त या अनुमति दी है। बहुत से गरीब परिवार अपने बच्चों की मजदूरी के सहारे हैं। कभी कभी यही उनके आय
के स्रोत हैं। इस प्रकार का कार्य अवसर दूर छिपकर होता है, क्योंकि अक्सर ये कार्य औद्योगिक क्षेत्र में नहीं होते। बाल श्रमिक निर्वाह और शहरों के अनौपचारिक रूप से निपटान के लिए बच्चों के घरेलू काम के योगदान की महत्वपूर्ण होती है। बच्चों को लाभ मुहैया कराने के लिए बाल श्रम निषेध को अल्प अवधि और दीर्घ अवधि संभावनाओं के साथ दोहरी चुनौती से निपटने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से बाल श्रम संचालित होते हैं। बाल मजदूरी यूनिसेफ के अनुसार बच्चों को नियोजित इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका आसानी से शोषण नहीं किया जा सके, इसलिए बाल मजदूरी कारण बनता है, जिसमें अनिश्चित माता पिता अपने बच्चों को स्कूल की बजाय काम पर भेजने के लिए इच्छुक होते हैं ताकि परिवार की आय बढ़े। जैसे अन्य कारणों भी होते हैं, तो इस तरह माना जाता है। भारत के बाल श्रम के खिलाफ राष्ट्रीय कानून संविधान के तहत माना जाता है। 26 जनवरी 1950 में मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विभिन्न धाराओं के माध्यम से रोका जाता है। 14 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा फैक्ट्री कारखाना में काम करने के लिए नियुक्ति नहीं की जाती, जो धारा 24 के अंतर्गत मानी जाती है। राज्य अपनी नीति इस तरह निर्धारित करेंगे कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं को स्वास्थ्य, उनकी क्षमता सुरक्षित रख सके और बच्चों को उम्र का शोषण न होने दें। ये धारा 39 के अंतर्गत आता है। बच्चों को स्वस्थ रखने का स्वतंत्र सम्मानजनक स्थिति में विकास के अवसर तथा सुविधा दी जाएगी और बचपन उनकी जवानी को नैतिक भौतिक दुरुपयोग किया जाएगा। ये धारा 39 के अंतर्गत आता है, 39F। और धारा 45 के अंतर्गत संविधान लागू होने से 10 साल के भीतर 14 वर्ष तक की उम्र के ऐसे बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। बाल श्रम एक ऐसा विषय है जिस पर संघीय और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। दोनों स्तर पर कई कानून बनाए भी गए हैं। स्वास्थ्य के लिए अधिकतर माना जाता है, नियोजन को निर्दिष्ट बनाता है। इस पेशों और प्रक्रियाओं को उल्लेख कानून की अनुसूची में रखा जाता है। फैक्ट्री कानून 1948 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कानूनन अपराध माना जाता है। बाल मजदूरी रोकने हेतु STF मॉडल MVF बुनियादी बातों से दूर रखा गया है तथा मानता है कि बाल श्रम को निपटने के लिए एकमात्र पालकों के मन में शिक्षा के जरिए अपने बच्चों को भविष्य बेहतर बनाने की आशाएं रखते हैं तथा सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के रूल भी संचालित किए जाते हैं। बाल विवाह इसी तरह से आमतौर पर भारत के कुछ राज्यों में प्रचलित सामाजिक प्रक्रियाओं को जोड़ा जाता है, जिसमें एक युवा लड़की आमतौर पर 15 वर्ष से कम आयु की ही लड़की और लड़के से वयस्क से शादी कर दी जाती। तो बाल विवाह की दूसरे प्रकार की प्रथा से 2 बच्चे लड़का लड़की अपने माता पिता भविष्य में होने वाले विवाह तय करते हैं। तो इस तरह इनमें कानूनन माना जाता है कि 18 साल आयु की 18 और महिला की पुरुष की 21 वर्ष और महिलाओं का 18 वर्ष मानना अनिवार्य माना जाता है। यदि किसी का कोई भी साथी इससे कम आयु के विवाह करता है तो वह विवाह को अनादित मिथ्या घोषित कर दिया जाता है। विभिन्न राज्यों में 18 वर्ष से कम आयु के विवाह संचालित होते हैं, जैसे आंध्रा में 71%, बिहार में 67%, मध्य प्रदेश में 73%, राजस्थान में 68% और उत्तर प्रदेश में 64% जो है माना जाता है। बाल विवाह के कारण गरीबी है, लड़कियों की शिक्षा का निचला स्तर है, लड़कियों का कम रुतबा दिया जाना, उन्हें आर्थिक बोझ बढ़ाना, सामाजिक प्रथाएं और परंपराएं। बाल विवाह के दुष्परिणाम। बाल विवाह के दुष्परिणाम होते ही सबसे घातक शिशु और माता की मृत्यु दर में वृद्धि, शारीरिक और मानसिक विकास पूर्ण नहीं होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां का पूर्ण निर्वहन नहीं करते हैं, इसलिए HIV, यौन संबंधित रोग आदि
रोग उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। बाल विवाह उन्मूलन हेतु सरकार गैर सरकारी संस्थाएं का पहल की है। बाल विवाह के विरुद्ध कानून का निर्माण करना, लड़कियों की शिक्षा के लिए सुगम संसाधन, हानिकारक सामाजिक नियमों को बदलाव, सामुदायिक कार्यक्रमों को सहायता, विदेशी सहायता अधिकतम करना, युवा महिलाओं को आर्थिक अवसर प्रदान करना, बाल बंधुओं के विश्व जरूरतों को पूरा करना, कार्यक्रमों का आकलन कर देना इस बात पर निर्धारित होता है। सरकार की पहल में बाल विवाह निरोधक कानून, बाल विवाह प्रथा रोकने के प्रयास से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों में कानून पारित किया गया है, जो प्रत्येक विवाह के वैध मानने के लिए पंजीकरण करना आवश्यक माना जाता है। बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 भारत महिला बाल विकास विभाग द्वारा 2010 में बाल विवाह पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बाल विवाह रोकने हेतु उपाय। बाल विवाह रोकने हेतु कुछ उपाय: समाज की जागरूकता फैलाना, मीडिया इसे रोकने में प्रस्तुति भागीदारी निभा सकती है, शिक्षा का प्रचार, गरीबी का उन्मूलन, जहाँ मीडिया का प्रसार न हो सके वहाँ नुक्कड़ नाटकों से आयोजन किया जाए। उसी तरह से दहेज प्रथा है, जिसकी आप भली भांति जानते हैं। दहेज प्रथा क्या है? कानून दहेज लेने के लिए 1961 में कानून लाया गया, जो 5 वर्ष के केंद्र और 15,000 रुपये का अर्थदंड संचालित है। दहेज लेने वाले के लिए 498A के तहत पति को दोषित माना जाता है, जिसे 3 साल का जुर्माना निर्धारित किया गया है, जो धारा 406 के अंतर्गत माना जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदार को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की संज्ञा दी जाती है। इसी के साथ साथ क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी अर्थात चोरी करना, चोरी के तत्व, इसमें कानून धाराएं बनाई गई हैं, जिसमें मानव बाल श्रम निषेध 23 अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष के लिए यह दंडनीय अपराध माना गया है। बाल विवाह वयस्क होने से पूर्व शादी कर देना बाल विवाह कहलाता है। प्रतिवर्ष राजस्थान में इस तरह से कार्यक्रम संचालित होते हैं। नशा निषेधखोरी। नशा निषेध तंबाकू है, तंबाकू से कैंसर होते हैं। धतूर वैज्ञानिक है, सिगरेट है, अफीम है। ये कम उम्र के बच्चे जो करते हैं कैप्सूल और डोडा कहते भी हैं। डोडा से निकालने वाले दूध को लैक्टिक सूखने पर काला हो जाता है तथा अफीम को काला सोना कहा जाता है। 5 अप्रैल 2016 को बिहार में पूर्ण शराबबंदी की गई। वस्त्र हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। अपने शरीर की सुरक्षा एवं व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने के लिए हम वस्त्र धारण करते हैं। मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, आवास 3 प्रमुख हैं। जगत का हर व्यक्ति अपने देश, काल, परिस्थिति और ऋतुओं के अनुसार वस्त्र धारण करता है। विश्व में लोगों के पहनावे की भिन्न भिन्न प्रवृत्ति देखने को मिलती है। पुरुष लोग धोती, कुर्ता, पैजामा, कमीज, पैंट, शर्ट, सिर पर साफा, धोती, लुंगी आदि पहनते हैं। स्त्रियां साड़ी, सलवार, लहंगा, पेटीकोट, घाघरे, अंगी, जवान एवं शक्तियाँ कुर्ता, पैजामा, जीन्स, टॉप आदि पहनती हैं। विभिन्न वस्तु शरीर में देखा जाए तो विभिन्न ऋतुओं के अनुसार भी
वस्त्र धारण किए जाते हैं। जैसे सर्दियों में पहनने वाले वस्त्र कुछ हैं, कुछ गर्मियों में पहने जाने वाले हैं। इनके विषय में हम अध्ययन करते हैं। भारत में विभिन्न राज्यों में पहने जाने वाले वस्त्र एक नज़र में, जैसे सुदान पुरुषों का पहनने वाला सूती पैजामा होता है। तेपांग पुरुषों की टोपी होती है। लौचारी महिलाओं का पहनने वाला वस्त्र होता है। कीरा महिलाओं का कमर बांधने वाला वस्त्र होता है। साहिदे महिलाओं का सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र है। सामो लिंगजिम्मा टोपी का प्रकार होता है। लिंगयच पट शाल के प्रकार। रिगोया पुरुषों का लंबा ऊनी कोट। छुआ पुरुषों का अचकन के समाज ऊनी कोट। हुजूक महिलाओं का कुर्ता। गमछा पुरुषों द्वारा कमर और पहने जाने वाला। पंजाब में सरारा पंजाब में महिलाएं पहनती हैं। फुलकारी शाल का प्रकार है। टांबा तहमम पुरुषों में पहने जाने वाली धोती। गुजरात के वस्त्रों में देखा जाए अंगरखू, कौड़िया, फरहान, फोटो, कफानी तथा महिलाओं पहनने वाला आधा, काजरी, चानिया, पलकू। लक्षद्वीप में काची, थाटन वस्त्र महिलाएं पहनती। आसाम में महिला के लिए वस्त्र है चादर, मेखला, मुर्गा, रिजाम्फाई, रिहा, फेके, छुरा तथा पुरुष में रिशोन सोताब, फेटांग, रिंका, लिम्बू। अरुणाचल में पहने जाने वाले किरसा, मुसाइंसा, मुकाक। जम्मू कश्मीर में बुरंगा, तरंगा तथा पुरुषों में पठानी सूट, मोचा भेड़ की बाल का बना होता है। मिजोरम में डंगमंडा तथा सिर का वस्त्र में किरसा, पुआन चेइन, इंकिंग टेम्पो। सिक्किम में महिलाओं में डुमडुआन साड़ी की तरह वस्त्र है। पाचाउरी, होज, कुसे, तारो, पागडोन। पुरुषों के लिए थोकरू। घर पर वस्त्रों का रखरखाव, साफ सुथरा आदि सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। वस्त्रों की धुलाई ड्राइंग, नींबू, ग्लिसरीन, नमक, नींबू की रस आदि से करनी चाहिए। आज समाज में विभिन्न प्रकार के डिटर्जेंट पाउडर आदि का उपयोग करके मैल को साफ करना चाहिए। वस्त्र की धुलाई की प्रक्रियाएं हैं। सर्फ के पानी में भिगोकर मसलना, साफ पानी में निगलना, सफ़ेद कपड़ों को नीले देना, सुखाना आदि। हथकरघा, पावरलूम। वस्त्र बनाने की पुरानी परंपरा रही है, जिसको बनाने के लिए सामग्री, तकनीकी आदि का विकास हुआ है, जिसमें आता है हथकरघा और पावरलूम। जो 1980, 1981, 1985 में कपड़ा नीति बनाई गई। हथकरघा 2 अक्टूबर 2005 में महात्मा गांधी ने बुनकर योजना शुरू की थी। नवंबर 2005 में बुनकर स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू तथा 28 जून को हैंडलूम मार्क की स्थापना की गई। पावर लूम देश के कुछ वस्त्र में 62% योगदान रहा है। आवास मानव दैनिक कार्य का अस्थायी आवास, स्थलीय आवास और जलीय आवास माना जाता है। स्थल पर निवास करने वाले जीवों का स्थलीय आवास तथा वनीय आवास, वन में रहने वाले, मरुस्थल में रहने वाले को मरुस्थलीय आवास, जैसे ऊँट, कंगारू, चूहा। घास वाली में जेबरा, गजेला, हाथी, जिराफ आदि होता है। पहाड़ी वाले पर भालू या लोमड़ी मिलते हैं। ध्रुवी में पाए जाने वाले गर्मी होती है, इसमें भालू, लोमड़ी आदि, खरगोश, भेड़, ईगल देखने को मिलते हैं। जली में नदियाँ, झीलें, तालाब आते हैं, जिसमें समुद्री में जल का मिश्रण होता है, जिसमें व्हेल मछली, कछुआ, समुद्री सांस आदि लेते हैं। जीवों में विशिष्ट घोंसला चिड़िया, कबूतर, कठफोड़वा, बुलबुल,
बील, सांप, केचुआ, खरगोश, गिलहरी, दीपक, मकोड़े। गुफा में शेर, भालू, लोमड़ी। पेड़ में बंदर, कौवा, तोता, कमेटी, कबूतर। जल में मछली, मगरमच्छ। छाता में मधुमक्खी, तैयार आदि इनके जो है। केनल कुत्ता को कहते हैं। सुकर, साला सुगर को कहते हैं। अस्तबल घोड़ा। दौड़ मुर्गा को। पेड़ की कटोर कंगारू का। मानव से तात्पर्य मानव के रहने के लिए ईंट, पत्थर, कंकड़, संगमरमर सारे गोबर का बना हुआ होता है, जो झोपड़ी में बनाकर तब्दील कर दिया जाता है। इसके बाद प्रमुख आवास में आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश में एंकीकृत जनजातियों का निवास। हड्डी खाल बर्फ के मकान बनाना। रात्रि में रोशनी के शीत मछली चर्बी प्रयोग करना। ट्यूपिक एल्किनो जनजाति के लिए ग्रीष्मकालीन। कू झील जनजाति स्थल को। टपरा राजस्थान आदिवासियों का घर। टीपी अमेरिका में रॉकी पर्वत। भाखड़ा नंगल बांध गरासिया जनजात। भाखर ढांचा युद्ध खिरकीज चिकीज अमेरिका में। हकोना अमेरिका की आदिवासी जाति है आदि ऐसी ऐसी जातियाँ जो विदेशों में पाई जाती हैं। भवन निर्माण में पत्थर, ईंट, भट्ठा, बर्फ, सीमेंट, सरिया, बजरी, बांस, लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, गोबर, सैनिटरी, संगमरमर आदि। आवास निकटवर्ती स्थानों पर होना चाहिए। इस तरह से चैनल को लाइक और कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।